गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी थी। आज हमें अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है, हमारी केमिस्ट्री का। जैसा कि मैंने पहले चैप्टर में बताया था, पहले चैप्टर में हमने बच्चों क्या पढ़ा था? हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था, मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ा। अब जो ये सेकंड चैप्टर है, इसमें हमें मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। बच्चों, चैप्टर का जो नाम है वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे चारों तरफ का जो मैटर है वो प्योर है या नहीं है, हमें ये पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। अब सुनो जरा ध्यान से। हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि मैटर जो है, जब हमने अपनी 9th क्लास की पहली यूनिट पढ़नी स्टार्ट की थी, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि मैटर जो है उसकी दो क्लासिफिकेशन थी। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन थी, एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन थी, और दूसरी केमिकल क्लासिफिकेशन है। ठीक है। इस फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में कंप्लीट हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना। दूसरा क्या था बच्चों? दूसरा था हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, और इस केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बच्चों हमें इस यूनिट में पढ़ना है। ये वाली जो यूनिट है कहीं ना कहीं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है। बच्चों, केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे हमारे पास जो मैटर है वो दो तरह का होता है। और वो दो तरह का कौन कौन सा है? एक तो होता है प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस जो बच्चों है वो कहीं ना कहीं मैटर ही होता है। ऐसी वो स्पीसीज हमारे पास जिसका अपना मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम सब्सटेंस भी बोलते हैं। चलो, प्योर सब्सटेंस है। और दूसरे होते हैं बच्चों इम्प्योर। इम्प्योर को हम एक और नाम देते हैं मिक्सचर्स। ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से। प्योर सब्सटेंस बच्चों दो तरह के बताए थे मैंने, एक एलिमेंट और दूसरे कंपाउंड। ठीक है ना? अच्छा, एलिमेंट जो है बच्चों वो तीन तरह के होते हैं, एक मेटल, एक नॉन मेटल, और थर्ड जो होता है बच्चों वो होता है मेटलोइड। अब सुनो आगे। कंपाउंड जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा क्या है हमारे पास? ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों, मिक्सचर जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बच्चों, इस चैप्टर में हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। ये जो मैंने टेबल बनाई है ये पूरी टेबल हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। जो ये हमारा सेकंड वाला चैप्टर है, इसमें हमने जितने भी मैंने तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं इनके बारे में कंप्लीट स्टडी करनी है। अब अगर हम देखें, शुरुआत हमारी कहां से होगी? केमिकल क्लासिफिकेशन से। केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे हमारे पास दो तरह के सब्सटेंस, एक प्योर है दूसरा इम्प्योर है। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी सबसे पहले किससे? प्योर सब्सटेंस से, कि प्योर सब्सटेंस होते क्या हैं। प्योर सब्सटेंस। अब बच्चों, प्योर सब्सटेंस की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन समझना जरा क्या होती है। द सब्सटेंस विच आर विच आर मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल is known as is known as pure substance,
ऐसे सब्सटेंस जो केवल एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। अब एक तरह के पार्टिकल का मतलब क्या है? देखो बच्चों, मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं प्योर सब्सटेंस के। प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल है कॉपर, वाटर। अभी ये दो ही एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और इन दो एग्जांपल से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वास्तव में प्योर सब्सटेंस होते क्या हैं। तो देखो बच्चों, ध्यान से समझना। मान लो मेरे पास एक कॉपर का एक छोटा सा टुकड़ा है, ये कॉपर मेटल का एक टुकड़ा है। अब ये अगर कॉपर का टुकड़ा है मेरे पास, तो इसमें बहुत सारे कॉपर के एटम होंगे। और बच्चों, एटम जो होता है बिल्कुल स्फीयर की तरह होता है। देखो, इसके अंदर बहुत सारे कॉपर के एटम होंगे। कॉपर का एक एटम, ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट एटम है कॉपर का, ये नेक्स्ट एटम है। सेम एज इट इज ऊपर भी कॉपर के एटम है। ऐसे यहां बहुत सारे कॉपर के एटम हैं। ठीक है बच्चों, ऊपर भी कॉपर के एटम है, यहां कॉपर है, ये कॉपर है, ये कॉपर है, और ये कॉपर का एटम, और ये कॉपर का एटम। तो बच्चों यहां अगर मैं देखूं तो ये जो कॉपर है इसके अंदर केवल एक तरह के पार्टिकल है, और वो जो एक तरह का पार्टिकल वो है, वो कौन है? कॉपर है। यानी कि सेम तरह के पार्टिकल आपस में मिलके इस पूरे सब्सटेंस को बना रहे हैं। अगर किसी सब्सटेंस के अंदर केवल एक ही तरह के पार्टिकल होते हैं बच्चों, हम उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अब जैसे पानी लेता हूं मैं, वाटर का एग्जांपल लेता हूं बच्चों। मैंने एक गिलास में पानी लिया हुआ है, ठीक है। अब एक गिलास में पानी लिया हुआ है तो वहां वाटर के बहुत सारे मोलिक्यूल होंगे, ठीक है। वाटर के बहुत सारे मोलिक्यूल होंगे, और वाटर देखो, वाटर के मोलिक्यूल H2O की फॉर्म में, H2O है, H2O है, वहां बहुत सारे H2O होंगे, बहुत सारे H2O होंगे। बच्चों, ये पानी जो होता है, पानी का फॉर्मूला H2O होता है, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। अगर H2O होता है, तुम ये मत समझना पानी के अंदर हाइड्रोजन अलग होती है, ऑक्सीजन अलग होती है। वो एक कंबाइंड फॉर्म में ऐसे रहता है, H2O H2O H2O। यानी कि उसके अंदर भी, वाटर के अंदर भी केवल एक ही तरह का पार्टिकल है, H2O टाइप का, H2O टाइप का। यहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग नहीं है। तुम ये मत समझना यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग तरह के पार्टिकल हो गए। बच्चों, वो आपस में जुड़े रहते हैं। हमें ये देखना है कि उसको H2O को बनाने वाला, इस पूरे को बनाने वाला क्या है? पूरे को बनाने वाला ये एक पार्टिकल है, पार्टिकल पार्टिकल मिलके बना रहा है पूरे H2O को। तो ओवरऑल यहां भी एक ही तरह का पार्टिकल मौजूद है। तो मैं ये कहूंगा ये भी प्योर है, ये भी प्योर है। सही बात है। अच्छा, अगर मैंने ये ले लिया, चीनी को पानी के अंदर मिला रखा है, शुगर प्लस वाटर। अब शुगर प्लस वाटर अगर लिया हुआ है मैंने, तो बच्चों देखो, ये H2O का पार्टिकल, ये H2O था हमारे पास, और उसके अंदर मैंने क्या किया? मैंने चीनी मिला दी, H2O के अंदर मैंने चीनी मिला दी। अब चीनी मिला दी तो इसके अंदर चीनी घुल जाएगी, ये शुगर के पार्टिकल आ जाएंगे बीच में, शुगर, ये शुगर का पार्टिकल, ये शुगर का पार्टिकल, शुगर का पार्टिकल, चीनी उसमें पूरी तरह से घुल जाएगी। लेकिन अब देखो, वहां अलग अलग तरह के पार्टिकल है, एक H2O टाइप का और दूसरा शुगर का है। तो मैं ये कहूंगा ये हमारे पास क्या सा होगा? ये हमारे पास इम्प्योर होगा, ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। ये प्योर होगा और ये भी प्योर होगा। सही बात है यहां तक? अब सुनो, अगली जो बात है हमारे पास वो क्या है, यहां लिखनी है नेक्स्ट बात तुम्हें। क्या? प्योर सब्सटेंस, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो दो टाइप में क्लासिफाई होते हैं, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, इनटू टू टाइप्स। दो टाइप में क्लासिफाई होते हैं, और वो दो टाइप कौन कौन सी है बच्चों? पहली है हमारे पास, नंबर 1 है एलिमेंट, और नंबर 2 है बच्चों कंपाउंड। अब हमें इनके बारे में पढ़ना है। प्योर सब्सटेंस के बारे में मैं बता चुका तुम्हें, प्योर सब्सटेंस क्या होता है। अब प्योर सब्सटेंस की टाइप पढ़नी है। प्योर सब्सटेंस दो तरह के हैं, एक एलिमेंट है, दूसरा क्या है? कंपाउंड। अब सबसे पहले जो हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे एलिमेंट के बारे में, कि एलिमेंट होता क्या है। चलो, इसको हटा देता हूं यहां से। और बच्चों ये नोट करना है तुमने, ये मत समझना कि फर्स्ट यूनिट में हमने बना ली थी टेबल, अब सेकेंड यूनिट की स्टार्टिंग में ही ये टेबल बनाओगे तुम।
देखो जरा ध्यान से, सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट के बारे में कि एलिमेंट होता क्या है। बच्चों एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस ही है, प्योर सब्सटेंस की ही एक टाइप है। लेकिन प्योर सब्सटेंस की वो टाइप होता है एलिमेंट जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, ब्रेक नहीं कर सकते इसका मतलब क्या है? देखो बच्चों एक बात समझना, यहां दो सब्सटेंस है हमारे पास, एक कॉपर है और एक वाटर है। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये जो कॉपर है, क्या हम इसको ब्रेक करके इससे छोटे या इससे सिंपल कोई दूसरे सब्सटेंस बना सकते हैं? बच्चों अगर मैं कॉपर को ब्रेक करूंगा तो भी मेरे पास बनेगा क्या? कॉपर ही बनेगा। अगर मैं इसके बहुत सारे टुकड़े कर देता हूं तो बनने वाला सब्सटेंस भी कौन होगा? कॉपर ही होगा। इसका मतलब मैं किसी दूसरे सिंपल सब्सटेंस में इसको ब्रेक नहीं कर सकता, चाहे मैं इसके कितने ही टुकड़े कर लूं या मैं इसको कितना ही हीट कर लूं, कितना ही गर्म कर लूं, ये कॉपर ही रहेगा, कॉपर से चेंज नहीं होगा। अगर H2O को अगर हम ब्रेक करते हैं, ध्यान से समझना, देखो बच्चों अगर हम H2O को ब्रेक करते हैं तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो मैं ये कहूंगा H2O को हम सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन कॉपर को हम सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते। तो बच्चों सुनो ध्यान से, प्योर सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है एलिमेंट, दूसरा क्या होता है? कंपाउंड। एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस होता है जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, जैसे कॉपर है। अच्छा, कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस होता है जिसको हम सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर सकते हैं, जैसे H2 है, H2 को हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं एलिमेंट की डेफिनेशन लिख रहा हूं, देखो क्या? द प्योर सब्सटेंस, द प्योर सब्सटेंस which does not break up into simple substance is known as एलिमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। और एलिमेंट के एग्जांपल लिख रहा हूं मैं कुछ। एलिमेंट क्या है? जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट। और भी बहुत सारे होते हैं, आयरन है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, पोटासियम है, बहुत सारे हैं एलिमेंट हमारे पास। चलो अब सुनो जरा ध्यान से, एलिमेंट बच्चों कभी तुमने देखा हो, पीरियडिक टेबल होती है हमारी केमिस्ट्री में, उस पीरियडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। और उन 118 एलिमेंट को बच्चों तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के अंदर। अब मैं यहां पे एक बात लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, एलिमेंट जो हैं वो तीन पार्ट में क्लासिफाई है। एलिमेंट आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। और वो जो तीन टाइप है, पहला है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल और तीसरा है हमारे पास मेटलॉइड्स। ठीक है, अब सबसे पहले को स्टार्ट करते हैं हम यहां से पढ़ना। सबसे पहले मेटल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि मेटल होता क्या है। वैसे बच्चों तुम जानते हो, पहले पढ़ा हुआ भी है तुम्हारा, मेटल क्या होता है। देखो बच्चों हमारी केमिस्ट्री के अंदर अभी बताया मैंने 118 एलिमेंट है जिससे हमारी पूरी पीरियडिक टेबल बनी हुई है। उन 118 एलिमेंट में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो मेटल हैं, कुछ ऐसे हैं जो नॉन मेटल है और कुछ ऐसे हैं जो मेटलॉइड है। उनको तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे। हालांकि आगे और भी बहुत सारी चीजें होती है, केवल हम यहीं पे तुम्हारी 9th क्लास से ही पूरी तरह से ये पता नहीं लगा सकते कि उन 118 एलिमेंट में ये मेटल क्यों होगा, ये नो। जैसे जैसे हम आगे अपनी आगे वाली क्लास में बढ़ते जाएंगे हमें पूरी तरह से क्लियर होता जाएगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी से चेक किया जाता है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड को। लेकिन अभी जो हमें पढ़ना है उसके बारे में देखना है जरा। मेटल क्या होता है? मेटल सुनो जरा ध्यान से, डेफिनेशन लिखता हूं मैं, द एलिमेंट विच हैव properties of malleability,
अभी समझाऊंगा मैं मेलेबिलिटी क्या होता है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इज नोन एज मेटल। इसको हम क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। यहां मैं मेटल के कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं तुम्हारे सामने। मेटल के एग्जाम्पल देखो कौन कौन से हैं। कॉपर एक मेटल है, सिल्वर एक मेटल है, गोल्ड एक मेटल है, आयरन एक मेटल है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, जिंक एक मेटल है, और बहुत सारे हमारे पास। सोडियम एक मेटल है, पोटासियम एक मेटल है, कैल्शियम एक मेटल है। कैल्शियम सुना है ना, कैल्शियम के बारे में, बोन्स के अंदर होता है। तो बच्चों ये हमारे पास है मेटल। अब हमें करना क्या है, आगे क्या पढ़ना है हमें? हमें मेटल की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो हम मेटल के अंदर पढ़ेंगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो एलिमेंट जिनको हमने मेटल माना है उनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, किस बेस पे हमने उनको मेटल माना है। तो बच्चों अब हमें स्टडी करनी है मेटल की प्रॉपर्टीज को। चलो देखते हैं मेटल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। देखो बच्चों, अब हमें स्टडी करना है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की प्रॉपर्टीज, और उस प्रॉपर्टीज में सबसे पहली नंबर 1 है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी। जो मेटल होते हैं वो मेलेबल नेचर के होते हैं, और यहां हमने पढ़ा भी, देखो, द एलिमेंट विच हैव प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी। जिसकी मेलेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है अभी समझेंगे इसको। द मेटल, या सॉरी ऐसे लिख देते हैं, मेटल हैव प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी। और मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? दैट इज, मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? तुमने सुना होगा ना, देखो, जो खाना होता है, फूड जो होता है, उसकी पैकेजिंग के लिए हम एक फॉइल यूज करते हैं। खाना पैक करके लेके आते हैं ना, तो एक फॉइल यूज करते हैं, एल्यूमिनियम की फॉइल होती है वो। अब एल्यूमिनियम जो होता है उसकी फॉइल कैसे बनाई गई? तो बच्चों एल्यूमिनियम को जब हैमर के थ्रू हीट किया जाता है तो उसकी एक थिन लेयर बन जाती है, बिल्कुल थिन लेयर बन जाती है, वो एल्यूमिनियम की फॉइल है। और किसी भी मेटल को हैमर के थ्रू हिट करके थिन लेयर में या थिन फॉइल में कन्वर्ट करना बोला जाता है मेलेबिलिटी। और मेटल जो होते हैं बहुत ज्यादा मेलेबल होते हैं। तुमने देखा भी होगा, जैसे सिल्वर की फॉइल को स्वीट्स के ऊपर लगाया जाता है। सिल्वर की फॉइल तो, सिल्वर तो और भी ज्यादा मेलेबल है। अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर एल्यूमिनियम से भी ज्यादा मेलेबल है, लेकिन खाना पैक करने के लिए फूड पैकेजिंग में हम सिल्वर को यूज नहीं करते, क्योंकि सिल्वर बहुत महंगा है। एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। एल्यूमिनियम सिल्वर के कंपैरिजन में सस्ता है, इसलिए हम एल्यूमिनियम को फूड पैकेजिंग में यूज करते हैं। यहां मैं लिखता हूं बच्चों एक बात, मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? दैट इज बीटन इनटू थिन फॉइल, थिन फॉइल थ्रो हैमर। हैमर का यूज करके थिन फॉइल में कन्वर्ट करना बोला जाता है मेलेबिलिटी। ठीक है बच्चों, तो ये मैं यहां लिख देता हूं, सुनना ध्यान से। सिल्वर, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आर हाईली मेलेबल मेटल। गोल्ड भी होता है यहां पे, गोल्ड भी इन्हीं के साथ होता है, लेकिन यहां कुछ एक्सेप्शनल भी है बच्चों। एक्सेप्शनल का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना जरा। जैसे मेटल की प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी की, मेटल जो होते हैं मेलेबल हैं, लेकिन हमारी केमिस्ट्री में मेटल ऐसा भी एक मेटल ऐसा भी है जो मेलेबल नहीं है। हम उसको मेटल मानते हैं लेकिन वो मेलेबल नहीं है।
वो क्या है, एक्सेप्शनल हम उनको बोलेंगे जो इस प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा है। बच्चों मरकरी जो है, मरकरी, और तुम्हें बता दूं मरकरी का सिंबल होता है Hg, इज नॉट मैलेबल, ये मैलेबल नहीं है। ठीक है यहां तक की बात। चलो अब आती है दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर। बच्चों दूसरी प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी मेटल को की थिन वायर में कन्वर्ट करना, बहुत पतली वायर में कन्वर्ट करना बोला जाता है डक्टिलिटी। और मेटल की प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी की, यानी कि मेटल से थिन वायर हम बना सकते हैं। तो यहां मैं लिखता हूं मेटल आर डक्टाइल इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है, दैट इज दे आर ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, हम उनकी थिन वायर्स बना सकते हैं। ठीक है, और यहां मैं लिख देता हूं, बड़े काम की बात है, ये ध्यान रखनी है तुमने, गोल्ड जो होता है सबसे ज्यादा डक्टाइल एलिमेंट होता है, या सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होता है। गोल्ड इज हाईली डक्टाइल मेटल, गोल्ड जो है वो हाईली डक्टाइल मेटल है। अब सुनो जरा बच्चों, यहां भी एक एक्सेप्शनल है, और तुम्हें वो एक्सेप्शनल ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है एक्सेप्शनल? अगर मैं एक्सेप्शनल की बात करूं तो जिंक, मरकरी आर नॉन डक्टाइल, ये नॉन डक्टाइल होते हैं। जिंक और मरकरी जो है हमारे पास कैसे हैं, नॉन डक्टाइल मेटल होते हैं। सही बात है, वैसे तो मोस्टली मेटल डक्टाइल होते हैं, लेकिन जिंक और मरकरी नॉन डक्टाइल है। चलो बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी है लस्टर्स। लस्टर्स का मतलब होता है बच्चों चमक। मेटल जो होते हैं वो लस्टर्स नेचर के होते हैं, और इस प्रॉपर्टी के बेस पे ही गोल्ड, सिल्वर और कॉपर को ज्वेलरी बनाने में यूज किया जाता है, क्योंकि वो लस्टर नेचर के होते हैं, उनके अंदर चमक होती है, इसलिए हम उनको उनकी ज्वेलरी बनाते हैं। चलो बच्चों यहां मैं लिखता हूं मेटल आर लस्टर्स इन नेचर। ठीक है, और मैं यहां लिख देता हूं ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल they are used to make ज्वेलरी। हालांकि ज्वेलरी में जो मेनली यूज होता है वो होता है गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। ठीक है बच्चों, हो गया यहां तक की बात। तुम कहोगे कि सर डायमंड की भी ज्वेलरी बनती है, लेकिन बच्चों डायमंड जो होता है वो मेटल नहीं होता, नॉन मेटल होता है, उसकी प्रॉपर्टी को हम नॉन मेटल के अंदर स्टडी करेंगे। अब सुनो जरा ध्यान से, नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, नंबर 5 प्रॉपर्टी है बच्चों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये क्या है, देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, हमें इसके बारे में आप पढ़ना है। तो सुनो देखो बच्चों ध्यान से समझना, ये हमारे पास एक मेटल है, और ये एक मेटल की मान लेते हैं हम वायर है। अब मैं इस एंड से करंट पास कर रहा हूं इस वायर से, अगर मैं इस एंड से करंट पास करूंगा तो इस पूरी वायर से करंट पास होता होता यहां पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। अगर करंट यहां पहुंच जाता है, अगर इसके अंदर से करंट का आसानी से फ्लो हो रहा है, तो मैं ये कहूंगा बच्चों ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो कर रहा है। इलेक्ट्रिकल का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टिविटी का मतलब अपने में से पास होने देता है। जो
जो सब्सटेंस अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देगा बच्चों, हम उसको क्या बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और मेटल जो होते हैं बच्चों मेनली इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं। तुमने देखा भी होगा कॉपर की वायर यूज करते हैं हम, जो हमारे घर के अंदर जो स्विचेस लगे हुए हैं और इनमें जो वायर आ रही है जिनसे फैन चल रहा है या टीवी चल रहा है कुछ भी चल रहा है, वो वायर बच्चों कॉपर की बनी होती है। कॉपर की इसलिए बनी होती है क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है। हालांकि सबसे बेस्ट नहीं है, कॉपर से बेस्ट एक और है कंडक्टर जिसको हम सिल्वर बोलते हैं। सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है, अपने अंदर से आसानी से करंट पास करता है, लेकिन सिल्वर बहुत महंगा होता है, इसलिए हम सिल्वर की वायर तो यूज नहीं कर सकते, हम कॉपर की और एल्यूमिनियम की वायर को यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां मैं लिख रहा हूं, देखो क्या, मेटल सो द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, और अगर मैं देखूं तो सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर जो है इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, जहां एक्सेप्शनल ये आएंगे ये मत समझना सभी के एक्सेप्शनल होते हैं, जहां एक्सेप्शनल आएंगे जो वो वाली जो मेटल वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा वो मैं बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, अच्छा नंबर 5 है बच्चों थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, अब ये थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चों, देखो जैसे बच्चों मेरे पास एक मेटल की कोई रोड है, मेटल की कोई रोड है और मैं उसके इस हिस्से को, इस पहले वाले हिस्से को गर्म कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं, कोई भी बर्नर का यूज करके मैं इसको हीट कर रहा हूं इस वाले हिस्से को। तुम्हें पता है जब हम इस वाले हिस्से को गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वो वाली हीट दूसरे हिस्से तक पहुंच जाती है। कई बार हम जब खाना बना रहे होते हैं तो वो जो बना रहे हैं खाना उसकी हीट दूसरे हिस्से तक आ जाती है, इसका मतलब ये होता है बच्चों वहां हीट का ट्रांसफर हो रहा है एक एंड से दूसरी एंड की तरफ। और अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है, थर्मल का मतलब होता है बच्चों हीट, कंडक्टिविटी का मतलब पास होना, जो अपने अंदर से हीट को आसानी से पास करा दे हम उसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टर, कि वो थर्मल कंडक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा है। मेटल जो होते हैं मेनली थर्मल कंडक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेटल शो प्रॉपर्टी ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल जो होते हैं बच्चों वो थर्मल कंडक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं। और यहां मैं एक पॉइंट डलवा रहा हूं, ये भी ध्यान रखना है, सिल्वर इज बेस्ट थर्मल कंडक्टर। सिल्वर जो है सबसे बेस्ट थर्मल कंडक्टर होता है। यहां एक एक्सेप्शनल भी है। एक्सेप्शनल क्या है, एक एलिमेंट होता है लेड, ठीक है, और उसको पीबी से डिनोट करते हैं, मेटल ही होता है लेड, ये थर्मल कंडक्टिविटी शो नहीं करता, डज नॉट शो प्रॉपर्टी ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, प्रॉपर्टी ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करता लेड। ठीक है यहां तक की बात बच्चों, चलो 5 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर। देखो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है नंबर 6 जो है वो है हार्डनेस। जो मेटल होते हैं ना बच्चों वो मेनली हार्ड होते हैं, या मैं ये भी कह सकता हूं सॉलिड होते हैं। और मेटल के सॉलिड होने की वजह है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
हमने बात की थी फर्स्ट यूनिट के अंदर कि जो मैटर होता है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बच्चों, मेटल के अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसका नाम होता है मेटेलिक बॉन्ड। और मेटेलिक बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं, बहुत ज्यादा ताकत वाले बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से मेटल मेनली हार्ड होता है, या मैं ये भी कह सकता हूं मेटल मेनली सॉलिड होता है। मैं यहां लिखता हूं, देखो वो बात, मेटल आर मेनली हार्ड और सॉलिड। ठीक है, दिस इज ड्यू टू, इसकी वजह क्या है, दिस इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। ये स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड की वजह से है। ठीक है यहां तक की बात। लेकिन बच्चों कुछ एक्सेप्शनल है, मेटल हार्ड होते हैं, जैसे तुमने देखा भी है। अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, अगर मैं बात करूं आयरन की, अगर मैं बात करूं कॉपर की, तो मेनली हार्ड होते हैं, सॉलिड भी है और हार्ड भी है। लेकिन एक्सेप्शनल हमारे पास क्या है बच्चों, एक मेटल है मरकरी, इसका सिंबल होता है Hg, Hg से डिनोट करते हैं इसको। बच्चों ये सॉलिड नहीं होता, ये लिक्विड होता है। और तुम्हें बता दूं, मरकरी जो होता है, जब हम कभी फीवर हो जाता है हमें, तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर थर्मामीटर से फीवर मेजर करता है। थर्मामीटर के अंदर बच्चों मेनली मरकरी फिल किया जाता है। जो थर्मामीटर होता है, जो जिससे टेम्परेचर मेजर होता है, बॉडी का टेम्परेचर, या अगर हम बात करें लैब के अंदर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमें वहां किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेक करना है, तो बच्चों वो भी थर्मामीटर से मेजर होता है। थर्मामीटर के अंदर जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है बच्चों, वो मरकरी का यूज करके किया जाता है। तो मैं यहां जो बात समझने वाली वो ये है कि मरकरी एक एक्सेप्शनल है मेटल का, क्योंकि मेटल जो होते हैं मेनली हार्ड होते हैं, लेकिन मरकरी कैसा है, लिक्विड है। इसी के साथ और भी एक्सेप्शनल है बच्चों, एक होता है सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na। और एक है हमारे पास एक मेटल है पोटासियम, पोटासियम का बच्चों सिंबल होता है K। दोनों ही सॉफ्ट होते हैं, और इतने सॉफ्ट होते हैं बच्चों कि हम एक नाइफ से आसानी से काट सकते हैं इसको, आसानी से कट कर सकते हैं इसको। बिल्कुल सोडियम और पोटासियम बिल्कुल पनीर की तरह होते हैं, जैसे हम पनीर को कट कर देते हैं ना नाइफ से बड़े आसानी से, वैसे ही सोडियम और पोटासियम को हम बड़े आसानी से नाइफ से कट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। चलो बच्चों अब आगे सुनो, इसके बाद क्या है, नंबर 7 जो प्रॉपर्टी है, 7 नंबर की जो प्रॉपर्टी है बच्चों, वो है डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी के बारे में तो तुमने सुना होगा क्या, कि जो डेंसिटी है होती है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम के। अब तुम एक बात जानते हो बच्चों कि जो मेटल है वो मेनली हार्ड है, हालांकि कुछ एक्सेप्शनल है, मरकरी का और सोडियम और पोटेशियम का एक्सेप्शनल है, वरना जो बच गए मेटल वो मेनली सारे के सारे कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। और अगर मेटल हार्ड होता है तो बच्चों उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रांग होंगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग होंगे तो बच्चों उसका वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम अगर कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी। मेटल जो होते हैं मेनली उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो मैं यहां लिख देता हूं, सिंस मेटल आर हार्ड so they have higher density, higher density, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। और मैं यहां एक नोट डलवा देता हूं, एक एलिमेंट होता है, एक मेटल होता है ओस्मियम, ओस्मियम एक मेटल है, OS सिंबल होता है। ओस्मियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ओस्मियम हैव हाईएस्ट डेंसिटी, एक ऐसा मेटल जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। हालांकि कुछ एक्सेप्शनल भी हैं यहां। एक्सेप्शनल क्या है, देखो अगर मैं बात करूं मरकरी, सोडियम और पोटेशियम की, तो भाई बच्चों ये लिक्विड है या सॉफ्ट है,
और लिक्विड या सॉफ्ट है तो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होंगे, कमजोर होंगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। बच्चों मेनली मेटल की डेंसिटी हाई होती है, लेकिन मरकरी, सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी कम होती है। तो मैं यहां लिख देता हूं एक्सेप्शनल में मरकरी, पोटेशियम एंड सोडियम have lower density, have lower density, इनकी डेंसिटी कम होती है। क्लियर है यहां तक की बात? चलो अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। देखो नंबर 8 प्रॉपर्टी है बच्चों, वो है मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, ये मत समझना दोनों एक है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक ही तरह से होंगे। अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, अगर मेल्टिंग पॉइंट लो है तो बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा, क्योंकि दोनों ही एक चीज पे डिपेंड करते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज्यादा होंगे। तो ये दोनों एक ही जगह हम पढ़ सकते हैं इन दोनों प्रॉपर्टी को। बच्चों अब हम जानते हैं कि जो मेटल होते हैं वो मेनली हार्ड होते हैं। अगर हार्ड होते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग है तो बच्चों वो आसानी से मेल्ट नहीं होंगे। आसानी से मेल्ट नहीं होंगे तो हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उनको मेल्ट कराने के लिए। इसीलिए बच्चों मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मैं लिख देता हूं मेटल हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इसकी वजह क्या है? दिस इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। उनके अंदर जो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड है उसकी वजह से। बच्चों अगर मैं बात करूं कि कौन से मेटल का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, तुमने सुना होगा बल्ब जो होता है, बल्ब उसके अंदर जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना होता है। बल्ब के अंदर फिलामेंट जो लगाया जाता है वो किसका लगाया जाता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो बहुत ज्यादा एनर्जी आएगी, और बहुत ज्यादा एनर्जी अगर आएगी तो अगर मैं किसी दूसरे मेटल का यूज कर लेता वहां फिलामेंट तो वो पिघल जाता, मेल्ट हो जाता। लेकिन टंगस्टन जो होता है सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल है, इसीलिए बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन को यूज किया जाता है। मैं यहां लिखता हूं बच्चों, बड़े काम की बात है, टंगस्टन सिंबल होता है टंगस्टन का डब्लू, इज यूज्ड या हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और टंगस्टन की इसी प्रॉपर्टी की वजह से, हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से इसको यूज किया जाता है बल्ब के फिलामेंट में। मैं यहां लिख भी देता हूं टंगस्टन यूज्ड इन बल्ब फिलामेंट। ठीक है यहां तक की बात? चलो बच्चों अब आते हैं नाइन्थ प्रॉपर्टी के ऊपर। मेटल की नाइन्थ प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो देखो क्या है। नाइन्थ प्रॉपर्टी है बच्चों सोनोरस। सोनोरस क्या होती है? जैसे तुमने देखा होगा अपने स्कूल में एक बेल लगी हुई है, बेल लगी हुई है, जैसे ही उसको हैमर के थ्रू हिट किया जाता है पूरे स्कूल में आवाज चली जाती है। बच्चों मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है मेटल को जब भी हिट किया जाता है किसी भी हैमर से या किसी दूसरी चीज से तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बच्चों सोनोरस। तो मेटल जो होते हैं वो सोनोरस नेचर के होते हैं, और हम जानते हैं हमारे स्कूल में जो बेल लगी हुई है वो कॉपर से बनी हुई है, और कॉपर एक मेटल है इसलिए उसका सोनोरस नेचर भी होगा। बच्चों यहां लिखता हूं मैं मेटल आर सोनोरस इन नेचर।
क्या मतलब है इसका? दैट इज दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट थ्रो हैमर। जब हम उनको हैमर के थ्रू हिट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये सोनरस का मतलब है। ठीक है बच्चों, हो गई यहां तक की बात। अब हमारे पास, अच्छा यहां पे एक बात और लिख देता हूं, चलो मैं, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, इट इज यूज्ड या they are used for making bells and musical instrument। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बनाए जाते हैं बच्चों मेटल से ही। तुमने देखा होगा गिटार के अंदर एक वायर लगी होती है, वो एक मेटल की ही है, और जब हम उसको स्ट्राइक करते हैं या हिट करते हैं किसी के भी थ्रू तो क्या होता है, वहां साउंड प्रोड्यूस होता है बच्चों। और ये जो प्रॉपर्टी है मेटल की बच्चों, इसी को हम बोलते हैं क्या? सोनोरस। क्लियर है यहां तक की बात? समझ गए हो तुम सारी चीजें? तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने केवल मेटल की प्रॉपर्टी को स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर जो हम पढ़ेंगे उसमें नॉन मेटल और मेटलॉइड के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे हमारी वो जो टेबल हमने शुरुआत में बनाई थी वो कंप्लीट हो जाएगी, और जैसे ही वो टेबल कंप्लीट होगी हमारी यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।